हेलो डियर लर्नर्स। मैं अभय आप सभी लोगों का आपके चैनल एसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी लोग। शुरू हैं क्लास को एक शायरी से शुरू करते हैं जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी। एक शायरी आप लोगों को सुनाते हैं। एक वक्त था कि जब हम सोचते थे एक वक्त था कि जब हम सोचते थे हमारा भी वक्त आएगा, और एक आज वक्त है जो हम सोचते हैं कि वो भी क्या वक्त था। मतलब इसका यह है कि एक वक्त था, एक समय था जब हम सोचते थे कि हमारा भी समय आएगा, लेकिन आज वो समय है जब हम सोचते हैं कि वो भी क्या समय था। इसको रिलेट करें, और इसको रिलेट करने के बाद सोचें कि इसमें क्या क्या ऐसी बात है जो आपको समझने लायक है। आपको देखना पड़ेगा कि सोचना पड़ेगा। बाकी आज एसेक फाउंडेशन बैच का आज सेकेंड लेक्चर हम आप लोगों के सामने शुरू कर रहे हैं। सेकेंड लेक्चर आपका डेली हमने बताया था 8 PM पर आएगा। आपको पढ़ाया जा रहा है भाई अभय सोमवंशी द्वारा। बात हम कर रहे हैं इंग्लिश में, डरना नहीं करना है। अब वक्त बदलने का वक्त आ गया है, ध्यान रखना। एसेक फाउंडेशन बैच का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर चुके हैं, सेकेंड लेक्चर आज फिर अपलोड होगा, थर्ड लेक्चर आएगा। इसी तरीके से फाउंडेशन बैच की 10 से 12 क्लास में आपका हम कंप्लीट कर देंगे, जिसमें फाउंडेशन का मतलब होगा नींव। कुछ जो चीज़ें आपको एकदम बेसिक से आपको जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखना जो बातें हम बता रहे हैं कि फाउंडेशन का। आज देखिए कौन सा लेक्चर है आपका, आज सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर से आप लोगों को सीखना है कि अब चीज़ें, फर्स्ट लेक्चर का भी हमने इसमें कवर किया है। कवर ऐसा किया है कि आप लोगों को ज़्यादातर जनरली प्रॉब्लम होती है लिखने की, वीडियो सिर्फ लेट के देखने की, उसकी भी हमने चीज़ें आप लोगों की बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। आप वीडियो लेट के देखें या बैठ के देखें, कॉपी पेन अगर आप उठा कर लिख के देख रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप कॉपी पेन नहीं उठा रहे हैं कोई बात नहीं है। आपको हमने बताया था एसिक इंग्लिश टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उस पर इस संपूर्ण क्लास की PDF मिलेगी, बाकायदा रिटर्न में लिखा होगा। हर चीज़ें उस पर बाकायदा रिटर्न में लिखी होंगी, जो चीज़ हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो पढ़ाने के बाद एसिक इंग्लिश चैनल पर आप लोगों को वो PDF प्रोवाइड मिलेगी। और व्हाट्सअप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएँ, वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर भी PDF हम प्रोवाइड करा दिए चलेंगे। आइए सेकेंड जो लेक्चर है आप लोगों का, इसमें क्या ऐसी खास बात है, कैसा है आप लोगों के लिए नया एकदम बताया है कि लिखने में आप लोगों को वैसा लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने नया तरीके से बताया है। आज सेकेंड लेक्चर है, रात को 8 बजे आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड लेक्चर में ऐसी क्या बात है देखिए। आप लोगों के लिए हमने पूर्ण रूप से सारी प्लानिंग की है अच्छे से। ये सब आपको हैंड रिटन में बाकायदा PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। एसिक इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए। हम आपको आज बताएंगे कि सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जो बेसिक टर्म्स हैं, अभी हाई लेवल की बात नहीं कर रहे हैं हम, बेसिक टर्म्स जिन्हें आपको सीखने की आदत है। ये फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन रिटर्न में देने के लिए हमने इसको भी कवर किया है। ध्यान रखना, रिटर्न में देने के लिए हमने इसको भी कवर किया है। इस क्लास में प्रयुक्त विभिन्न टर्म्स की जानकारी संक्षिप्त रूप में दी जा रही है। संक्षिप्त का मतलब है कि ब्रीफ में, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसका। मतलब सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के जो भी बेसिक टर्म्स हैं उसको हम इस क्लास में विभिन्न टर्म्स की जानकारी, जितने भी टर्म्स होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में देंगे। मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन बोला जाएगा इसको। मतलब एक हम क्यों दे रहे हैं, जिससे आप लोगों के माइंड में सारी चीज़ें एक बार होनी चाहिए। जब हम कोई लेक्चर पढ़ाएंगे, कोई टॉपिक पर्टिकुलर उठाएंगे, उस लेक्चर में हम बात करेंगे तो आपके माइंड में होना चाहिए, अच्छा सर ने मॉडिफायर या प्री मॉडिफायर के बारे में हमसे कभी कहा था। अगर ये बात आपने सुनी होगी तो लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने बात की थी, 2 वर्ड्स होते हैं कि अल्फाबेट हो गया है, अब एक आपका हो गया है अल्फाबेट्स। एक हो गया अल्फाबेट्स। आज कौन बच्चा है इसने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, वो बता देगा कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं। तो बच्चा तुरंत आंसर देगा, सर हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, आपने बताया था कि अल्फाबेट कितना होता है, 1 होता है। अल्फाबेट्स का मतलब सर आपने बताया था कि अल्फाबेट्स का मतलब क्या होती हैं, भाषाएं होती हैं। अल्फाबेट का मतलब क्या होती हैं, भाषाएं होती हैं। ये सर आपने फर्स्ट लेक्चर में हमको बताया था। अब आज हम फर्स्ट लेक्चर वाला भी इसीलिए कवर कर रहे हैं कि थोड़ा, जिससे आप लोगों को पीछे की चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए अब हम क्या बता रहे हैं, जो भी हेडिंग है टर्म लाइन, इसीलिए हमने सारी चीज़ें लिखी हैं जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। देखिए अब क्या करते हैं इसमें हम, देखिए अल्फाबेट क्या होता है। अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट, मतलब पूरे अंग्रेजी भाषा का अल्फाबेट एक होता है, लेकिन अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम किस भाषा में लिखते हैं। देखिए बहुत बेसिक्स बताया है, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, एक
कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। इनका उच्चारण तो समान रहता है, मतलब बोलने पर आप नहीं बता सकते हैं कि आप कैपिटल लेटर्स बोल रहे हैं या स्मॉल लेटर्स बोल रहे हैं। ध्यान रखना, कैपिटल लेटर्स बोल रहे हैं या स्मॉल लेटर्स बोल रहे हैं, बोलने पर पता नहीं चलता है, लेकिन इनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है। देखिए, कैपिटल लेटर्स के लिखने के अलग प्रयोग किया जाएगा। अब इनका शुद्ध अंग्रेजी लिखने हेतु आवश्यक इसकी संपूर्ण जानकारी संबंधित अध्याय में दी जाएगी। मतलब अध्याय जिसे हम अभी आगे एक बताएंगे कि कैसे आपको कैपिटल लेटर्स पहचानने हैं, कैसे स्मॉल लेटर्स पहचानने, कहाँ पर कैसे लिखना है। ये लिखने के लिए आपको शुद्ध जानकारी होनी चाहिए, बोलने के लिए आपको स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड उसमें पैराग्राफ में क्या बताना। देखिए अभी हमने बोला है, आपको एक बात बोली थी हमने कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। देखिए कैपिटल लेटर्स कैसे होते हैं, देखिए वह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कितने हो गए, काउंट करना, 26 हो गए। अब एक बात ध्यान रखना, चाहे कैपिटल लेटर्स पढ़े चाहे स्मॉल लेटर्स पढ़े, कोई डिफरेंस नहीं होगा पढ़ने में। हमने बताया उच्चारण में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ लिखने में डिफरेंस होगा। अब लिखने में जब आप राइटिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम कैसे लिख रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स है। अब आप जान गए होंगे कि अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट में लेटर होते हैं, लेटर 26 होते हैं। लेटर्स को हमने दो भागों में बांटा है, एक कैपिटल में बांटा है, एक हमने स्मॉल में बांटा है। कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो, प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने पर हमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। डिफरेंस हमें कब क्रिएट होता है, लिखने पर हमको डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको आपकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी भी सिखाएंगे। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं कि वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ड मतलब होता है शब्द। लेटर को आपस में मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, वर्ड कहा जाता है। एक वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर और एक व्यंजन का होना आवश्यक है। ध्यान रखना, ये सब हम प्रिंट में भी दे रहे हैं, यहाँ पर भी दिखा रहे हैं सारी चीजें, जिससे आप मान लीजिए बिल्कुल ही आपको इंग्लिश जीरो से हम सिखा रहे हैं। जीरो का मतलब ये सब बातें हमें पता है कि आप जानते होंगे, ए से लेके जेड तक ABCD सारी चीजें जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर बेसिक फाउंडेशन का मतलब ही होता है कोई चीज आपसे ना छूटे। मान लीजिए आपको आ रही हो, कोई दूसरा बच्चा उसे नहीं आ रहा है, सबको लेकर चला जाता है। कोई भी ऐसी तरीके अगर सरकार योजना लॉन्च करती है तो ऐसा नहीं देखा है आप अमीर हैं मेरे लिए फायदेमंद, नहीं, मतलब जीरो से जो नीचे बिंदु तक लोग होंगे, हाई बिंदु तक जो भी लोग होते हैं, इन सबको कवर करके हुए चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके हमने भी यही सोचा कि सारे लोगों को कवर करके हमें चलना है। देखो, स्वर ना होने पर स्वर की ध्वनि वाला व्यंजन होना आवश्यक। अगर स्वर नहीं है, स्वर मतलब वॉवेल्स, अगर वॉवेल्स नहीं है तो उसकी ध्वनि वाला व्यंजन होना अति आवश्यक है। लेकिन एक ही लेटर्स वाले शब्द, जैसे एक लेटर्स वाले आपका ए हो गया, आई हो गया और ओ हो गया इत्यादि, इसके अपवाद हैं। ए मतलब एक, आई मतलब में, ओ बोल दिया जाता है, सिर्फ ओ मतलब ये मतलब होते हैं अपवाद होते, बाकी सिंगल का किसी का अपना मीनिंग नहीं होता है। ध्यान रखना, बाकी सिंगल का किसी का अपना मीनिंग नहीं होता है। तीन वर्ड होते हैं, ए आई ओ इत्यादि, इसके क्या है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, अपवाद का मतलब एक्सेप्शन है। क्या बात हमने बोली है, वर्ड लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड या शब्द कहा जाता है। एक वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर एवं एक व्यंजन का होना आवश्यक है। स्वर न होने पर स्वर की ध्वनि वाला व्यंजन होना आवश्यक है। लेकिन एक ही लेटर्स वाले शब्द जैसे ए, आई, ओ इत्यादि इसके एक्सेप्शन हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जो बातें हैं बहुत हम बता रहे हैं आप लोगों को, जो भी अगर पेज आया करे उसे हम 10 से 5 सेकंड दे दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो PDF आपको प्रोवाइड होगी। बातें सुनने पर ज्यादा चीजें आती, लिखते तो हम बचपन से चले आए हैं। वर्ड आपका कंप्लीट होगा, वर्ड से हमने अल्फाबेट बनाया। देखिए जो लेटर्स यहाँ पर लिखा है कि आपस में मिलाकर लिखने से अर्थ निकलना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड आपने लिख दिया उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो लेटर्स नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, वो वर्ड नहीं माना जाएगा। लेटर तो आपने कोई भी लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ पर आपको हमने लिखना बॉय बोला आपने, तो बॉय में कितने लेटर हैं, 1 2 3, लेटर 3 है, वर्ड 1 है। ये बात हमने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बी को अगर हम ऐसे कर दें BX, क्या आपने कभी ऐसा वर्ड सुना है? ये वर्ड तो आपके माइंड में होगा कि हाँ ये वर्ड है, लेकिन ध्यान रखना ये वर्ड तो है, ये वर्ड तो है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं कंप्लीट निकल रहा है, इसीलिए इस वर्ड को हम वर्ड नहीं काउंट करेंगे। ये बात ध्यान रखना, जो हम बात बता रहे हैं उस बात को आपको ध्यान रखनी है, जो बात बता रहे हैं उस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जो जितनी बातें बताई हैं, जितनी बातें इसमें बताई इंपॉर्टेंट हैं, सारी बातों पर सारी बातें देख लें, सारी बातें आप लोगों को देखनी है। चलिए थर्ड पेज पर बढ़ते हैं। थर्ड पेज पर क्या हमने बताया था,
2 पॉइंट हो गए हैं आप लोगों के। तीसरा पॉइंट आपका है सेंटेंस। तीसरा पॉइंट पर आपका क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस तो सुना ही होगा बचपन से, यही तो स्कूल में पढ़ाया गया है। सेंटेंस पढ़िए, स्कूल में गुरुजी कहते थे निकालिए, बच्चे निकालिए, आप लोगों को आज भाग के पढ़ाते हैं। मतलब सिर्फ और कुछ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था कुछ, अब वो भी नहीं पढ़ाया जाता है कि क्या पढ़ाया, आज ये टेंस पढ़ाते हैं। बोला जाता था टेंस कितने हैं, तुरंत खड़े होके जवाब देते थे। अभी भी कोई बच्चा होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि टेंस, टेंस कितने होते हैं। ऑप्शन आपका पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 है, दूसरा ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है आपका 3 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, NOT, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बचाएगा? कहेगा सर 3 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, लेकिन 3 नहीं, टेंस 3 नहीं, टेंस कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये बात हम बताएंगे जब टेंस की क्लास में बताएंगे, प्रूफ करके बताएंगे कि आखिर टेंस 2 क्यों होते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि आखिर हम बताएंगे टेंस आखिर 2 क्यों होते हैं। ध्यान रखना, टेंस के बारे में बताएंगे कि टेंस आखिर 2 क्यों होते हैं, उस पर हम भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम जहां पर चीज़ें अभी आपको बेसिक सिखा रहे हैं, तो बेसिक में यहाँ पर बात आ गई है तो हमने आपको बता दिया है। ये हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी वहां पर प्रिंटेड नहीं था, इसीलिए हमें देना आवश्यक है। यहाँ पर आते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। 2 या 2 से अधिक वर्ड्स, वही वर्ड्स होने चाहिए जिनका मीनिंगफुल होना चाहिए। ध्यान रखना, वर्ड्स को लेटर से बनाते हैं। लेटर वर्ड को हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वर्ड को लेटर से हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से हम पैराग्राफ बनाते हैं। इसी तरीके से हम पास पास लिखने से बनने वाले शब्द समूह का कोई अर्थ निकलना हो, ऐसा नहीं कि अर्थ उसका नहीं निकल रहा है, पता नहीं क्या लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ध्यान रखना, कोई अर्थ निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो तो शब्द समूह के वाक्य को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब देखिए सब्जेक्ट का काम क्या होता है? कार्य करने वाला सब्जेक्ट अर्थात कर्ता या डूअर कहलाता है। ध्यान रखना, कर्ता को हम क्या कहते हैं? डूअर को ही हम कर्ता कहते हैं या डूअर कहते हैं, सब्जेक्ट को नहीं। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? उद्देश्य होती है। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है आप लोगों की? उद्देश्य होती है। ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक डूअर होता है, एक नॉन डूअर होता है। प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट कार्य करेगा, सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला होता है वह तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर जो कार्य करेगा, सब्जेक्ट के लिए जो कार्य करेगा उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए देखिए सेंटेंस के भाग पर हम चर्चा करते हैं। देखिए सेंटेंस के भाग पर क्या चर्चा है। सेंटेंस, सेंटेंस के 2 पार्ट 2 मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन सेंटेंस के 4 प्रकार। सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया है, और कॉम्प्लेक्स हो गया है, और मिक्स्ड हो गया। ये सब चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, लिख के बताई थी, चीजें ना समझ में आई हो इसलिए सारी चीजें प्रिंटेड में बता रहे हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, एक ही फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का काम होता है सेंटेंस का निर्माण करना। फाइनाइट वर्ब हम सिंटेक्स में उपयोग करते हैं, सिंटेक्स जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग होता है, इससे हम टेंस का निर्माण करते हैं। अब जब टेंस अगर हम बना लेंगे तो हम पैराग्राफ ऑटोमेटिक बना लेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज के बारे में हम भी बात करेंगे। और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट, नेटिंग नहीं होगा, कोऑर्डिनेट NATE, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। टाइपिंग मिस्टेक हो गई। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाउज या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। ध्यान रखना, देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज में भी डिफरेंस हम बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बिल्कुल ही अलग होते हैं। वो कैसे सेंटेंस कहलाए जाते हैं? मिक्स्ड सेंटेंस कहलाते हैं। इन पर अभी हम बेसिक बता रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी है। इसमें हम चीजें अपर रूप से बाद में बताएंगे। फिर सिंपल इंटेंस का पूरा सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेंस पर ही पूरा एक लेक्चर आएगा, कंपाउंड पर ही पूरा लेक्चर आएगा, कॉम्प्लेक्स पर ही पूरा लेक्चर आएगा, मिक्स्ड पर ही पूरा लेक्चर आएगा। अभी तो सिर्फ जानकारी आप लोगों को हासिल करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट आप लोगों को कल यहां तक हमने छोड़ा था कि क्लाउज क्या होते हैं। क्लाउज हमने यहां पर छोड़ा था, क्लाउज पर हमने छोड़ा था। शब्दों का एक ऐसा समूह जो सेंटेंस का एक ही भाग है, जिसमें फाइनाइट वर्ब एवं एक सब्जेक्ट होता है, क्लाउज कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह होता है, मतलब कोई सेंटेंस लिखे, उसमें एक सेंटेंस में उसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी निश्चित है,
अब एक अगर फाइनाइट वर्ब है तो एक उसका सब्जेक्ट होगा फिक्स है। अगर एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब मिल गई उसे हम क्या कर देंगे, क्लाउज बना देंगे। देखिए इंग्लिश में लिखा है कि क्लाउज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं? क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं क्लाउज मेरे बच्चे? 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कल ही बताया था हमने कि इसे सेकेंड लेक्चर में बताए गए। चलिए आगे की अब तो नई बात है। अगर नई बात है फिर तो आपको मजा आना चाहिए। एक कौन सा हो गया? एक प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। हमने कहा था धैर्य रखो, अभी आएगा। अभी पीछे आया था कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट, लेकिन धैर्य रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्लाउज ऐसे क्लाउज होती हैं जो स्वयं में स्वतंत्र होती हैं, जिनका अर्थ स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। मतलब है कि अर्थ उनका पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल क्लाउज का पूरा, जैसे हमने लिख दिया आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर, हमने लिख दिया आई एम टीचर, मतलब मैं एक अध्यापक हूं। अगर बोल दिया आई एम अ टीचर, इसका मतलब है कि इसमें एम क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज है। प्रिंसिपल क्लाउज है, स्वतंत्र है, अर्थपूर्ण निकल रहा है, इसका मतलब एम प्रिंसिपल क्लाउज है। ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लाउज, ये क्लाउज एक स्वतंत्र क्लाउज है जिसका अर्थ स्वयं का अर्थपूर्ण निकलता है। ये सिंपल सेंटेंस की तरह होती हैं जो क्लाउज में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे एंड, जैसे बट, जैसे फॉर, जैसे और, ईटीसी, मतलब इस तरीके के संयुक्त होते हैं। मतलब ये है जिसे प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज में इस तरीके से माइनर डिफरेंस समझिए। प्रिंसिपल क्लाउज में सिर्फ एक ही क्लाउज होगा, उसमें कोई कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमें अगर हमने कंजंक्शन से जोड़ दिया है, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस कैसा, वो क्लाउज बन जाएगी आपकी, कैसी बन जाएगी? कोऑर्डिनेट क्लाउज बन जाएगी। कैसी क्लाउज बन जाएगी? कोऑर्डिनेट क्लाउज बन जाएगी। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट क्लाउज। जैसे हमने बोल दिया आई एम अ टीचर बट आई एम अ फार्मर, मतलब आई एम अ फार्मर लिखने की जरूरत नहीं, बट के बाद लिख दें अ फार्मर। मैं टीचर के साथ साथ एक किसान भी हूं। बट आई एम अ टीचर, बट पास्ट टाइम आप जॉब भी करते हैं कोई, या कोई अदर काम करते हैं, इसका मतलब है कि इसमें 2 क्लाउज आ जाएंगे, उसे हम क्या कह देंगे? कोऑर्डिनेट क्लाउज। एंड या बट एक कंजंक्शन होते हैं, कंट्रास्ट को दिखाता है। कोई एंड में इक्वल जोड़े जाते हैं रैंक के, ये सब बताएंगे। और है इक्वल रैंक को जोड़ने के लिए होते हैं, बट कंट्रास्ट को दिखाता है, विरोधाभास को दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं चीजें, आप समझ गए होंगे आप। अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये क्लाउज एक स्वतंत्र क्लाउज नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर अंडरलाइन कर रहे हैं, गोला कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उतना ही लिखना है। सबऑर्डिनेट क्लाउज, एक क्लाउज एक स्वतंत्र क्लाउज नहीं है जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लाउज पर निर्भर रहता है। मतलब यह है कि इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। जिसे हमने लिख दिया आई एम, अब बताइए आई एम क्या है? आई सेंटेंस सही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है आपकी, वर्ब है, सेंटेंस सही है, लेकिन ध्यान रखना आई एम आप हो क्या? डॉक्टर हो, मास्टर हो, टीचर हो, क्या हो? मतलब आप डाकू हो, चोर हो, पुलिस हो, फोर्स में हो, क्या हो? मतलब पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जब इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो वो प्रिंसिपल क्लाउज बन जाएगा। अगर प्रिंसिपल क्लाउज को हमें अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज में कन्वर्ट करना है, सबऑर्डिनेट क्लाउज में अगर हमको उसको कन्वर्ट करना है तो हमें इन क्लाउजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबऑर्डिनेट क्लाउज जैसे हो गया एज हो गया है, वाई हो गया है, बिकॉज हो गया है, सिंस हो गया है, बिफोर हो गया है, अनलेस हो गया है, दो हो गया है, आल्दो हो गया है आपका है, और लिस्ट हो गया है, एज सुन एज हो गया है, प्रोवाइडेड हो गया, प्रोवाइडेड डेट हो गया। ये संयुक्त होते हैं। इनको अगर हम जब भी जोड़ेंगे, इनसे अगर हम जब भी सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो हमें सेंटेंस का वो पार्ट पता चलेगा कि क्या पार्ट पता चलेगा, इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लाउज इसमें जुड़ा हुआ है। कैसे? मान लीजिए आपने आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, बिकॉज आपने जैसे इसमें बोल दिया है कि बिकॉज आप टीचर कैसे हैं, मान लीजिए आप किसके टीचर हैं, तो आप बोल देंगे बिकॉज आई एम साइंस के टीचर, साइंस के टीचर हैं या मैथ के टीचर हैं। अगर बोल दिए इसका मतलब बिकॉज जुड़ा है, सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, बट जुड़ा है, कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा। ये सब दोनों चीजें नहीं जुड़ी हैं, प्रिंसिपल क्लाउज हो गए। तीनों बातें आसान है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पर एक बात और है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज को इस क्लाउज के बारे में हमें कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। एक होता है नाउन क्लाउज, एक होता है एडजेक्टिव क्लाउज, एक होता है एडवर्ब क्लाउज। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज, इनकी हम बात करेंगे। कहां पर नाउन क्लाउज आएगा, कहां पर एडजेक्टिव क्लाउज आएगा, कहां पर एडवर्ब क्लाउज आएगा, आगे बात करते हैं। इतने पॉइंट हम आप लोगों को आशा करते हैं कंफर्म हो गए होंगे। आगे आते हैं फ्रेज पर। फ्रेज के बारे में हमने कल भी बताया था, थोड़ा आज भी बताते हैं। ऐसी कौन सी बात है फ्रेज के बारे में, फिर पता करो, लीजिए फ्रेज। फ्रेज क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता हो, फ्रेज कहलाता है।
मतलब है कि शब्दों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसका अर्थ तो निकलता है, मतलब यह है कि अर्थ उसका निकलेगा, उसका कोई ना कोई मीनिंग सेंस होगा हिंदी, लेकिन वो पूर्ण अर्थ उसका नहीं निकलता है। पूर्ण अर्थ का मतलब है कि उसका पूर्ण अर्थ जब भी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे हम तब हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स शब्दों का वह समूह, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स शब्दों का वह समूह विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। शब्दों का वो समूह होगा जिसमें उसका अर्थ तो कंप्लीट निकलेगा, लेकिन अर्थ उसका हिंदी में सेंस निकलेगा लेकिन अर्थ उसका पूर्ण नहीं होगा। जैसे हमने लिख दिया रेप्ड टेपिज्म, इन्स एंड आउट्स, हैंड एंड ग्लोब्स, इस तरीके से और भी हो जाएंगे। फ्यूल एंड फायर, जिस तरीके से ऐसे होगा। डार्क इन हॉर्नेस, इतने जो भी वर्ड्स होते हैं इनका अर्थ तो पूर्ण, ये क्या होते हैं? फ्रेज मतलब होती है तुम्हारी है। फ्रेज तुम्हारे इडियम्स होते हैं, इडियम्स फ्रेज जितने कहा जाते हैं इनका अर्थ तो निकलता है, हम बता रहे हैं आपको, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता। आगे 6 नंबर पॉइंट पर बढ़ते हैं हम आज हमें जितने पॉइंट डिस्कस करने हैं सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो आप लोगों का फेवरेट है, यही तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस, इसी में खत्म कर दिया जाती है पूरी ग्रामर। टेंस मतलब वाक्य, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। पहला आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, एडवर्ब, और इसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, और वर्ब, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। जिसे जैसे चाहे आप बोल सकते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आप कंजंक्शन वर्ब प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन बोल रहे हैं, जैसे चाहे उस तरीके से लिख सकते हैं। हैंड रिटन में इसलिए दिया है जिससे आपको कोई समस्या ना हो पढ़ने में। बार बार बता रहे हैं, एक चीज़ बार बार बता रहे हैं। इसी को हम पूरी PDF अपलोड करेंगे, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेगी। व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। लिंक जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दे आएंगे, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। वहां पर अगर आप जुड़ गए आपको वहां पर भी PDF प्रोवाइड है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर हर एक PDF उपलब्ध होगी आप लोगों के लिए। वह पार्ट्स ऑफ स्पीच वाक्य सेंटेंस में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के 8 भागों में होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। विधिवत चर्चा सबकी हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ आपको माइंड में सुनना है कि नाउन और प्रोनाउन कुछ होता है, जो आप हाई स्कूल 12th में पढ़ के आए हैं, अच्छी बात है, ज्ञान है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा जब सीखेंगे तब कंपटीशन की एग्जाम में आप लोगों को फाइट कर पाएंगे। यहाँ ये नहीं ध्यान रखना, यहाँ पर आपका मकसद ये नहीं है कि आपको 33% या उतने परसेंट में पास होना है। आपका मकसद इतना नहीं है कि 33% आपको लाने हैं, ध्यान रखना। 33% मकसद नहीं होना चाहिए कि 33% लाने हैं। मकसद यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेना है। यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं कि हाई स्कूल में है कि अच्छा 100 में से 33 आए पास हो। पास होना यहाँ पर मायने नहीं रखता है, यहाँ पर सिलेक्शन लेना मायने रखता है। सिलेक्शन कब होगा? जब आप और बच्चों से बेहतर करेंगे, जब आपको बेसिक जानकारी होगी सारी चीज़ों की, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश। अगर आपका बेसिक बहुत मजबूत है तो आप एडवांस लेवल में जल्दी सीख जाएंगे। नहीं तो एडवांस सीखने में, अभी आगे सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तो एडवांस लेवल सीखने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखना। चलिए 7वें पॉइंट पर इसी की बताते हैं, टेंस के बारे में ही। देखिए 7वें सेंटेंस में बताते हैं, पहला पॉइंट ले रहे हैं हम 7 नंबर। 7 नंबर में आपका क्या है? अफर्मेटिव। ऐसे वाक्य जो निगेटिव नहीं है, ध्यान रखना, जो निगेटिव नहीं है वो अफर्मेटिव होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा कौन सा है आपका? असर्टिव। ऐसे वाक्य जिनमें कुछ कथन किया गया, कोई बात कही गई हो, वो असर्टिव होते हैं। अफर्मेटिव और असर्टिव में डिफरेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव नहीं होगा। अगर निगेटिव नहीं है इसका मतलब अफर्मेटिव है, अगर निगेटिव है तो सेंटेंस में अगर कोई कथन आ गया है तो असर्टिव हो जाएगा। ध्यान रखना दोनों में। देखिए हमने लिखा आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, आई हैव टेकन अ डिसीजन। इसमें कोई कथन है, कथन का मतलब कोई बात है कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। आई हैव टेकन या डिसीजन है, मेरा डिसीजन है, मतलब ये इनमें दोनों में कोई ना कोई कथन है। अगर कोई ना कोई कथन है इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव नहीं है। क्योंकि अगर नॉट ना होता, यहाँ पर नॉट नहीं है, इसे आप अफर्मेटिव बोल सकते हैं, लेकिन इसमें डिसीजन है, इसमें कोई कथन है। अगर कथन ना होता तो आप क्या बोल सकते हैं? इसे अफर्मेटिव बोल सकते हैं, लेकिन कथन है। तीसरा कौन सा होता है आपका? इसे याद करने की AAIOE, इसे ऐसे याद करते हैं, AAIOE। ये ट्रिक इसकी याद करने की रहती है, जैसे कभी भूल जाओ इसी तरीके से याद कर लेना। AA मतलब असर्टिव, अफर्मेटिव, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव ना पढ़ने लगना, इंट्रोगेटिव तो उसके भाग होते हैं, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव तुम्हारा हो गया, असर्टिव हो गया, इंपरेटिव हो गया है, और ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। 5 होते हैं, ठीक है, 5 भाग होते हैं। इंपरेटिव में होता है ऐसी बात जिसमें ऑर्डर आपको दिया जाए, आपसे डायरेक्शन की बात की जाए,
कमांड किया जाए, आपको डायरेक्शन मतलब दिशा निर्देश किया जाए, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना की जाए, कोई आपको सजेशन के लिए कहे, सुझाव कोई आपको एडवाइस कहे के भाव में नियत रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव। जैसे आपको कर दिया शट द डोर, मतलब यहाँ पर शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, यहाँ पर क्या है, अगर आप बोल रहे हैं प्लीज शट द डोर, तो आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपने बोल दिया शट द डोर, इसका मतलब ऑर्डर दिया है, आपने क्या कर दिया है, ऑर्डर दिया। कंसल्ट अ गुड फिजिशियन, ये तुम्हारे इस तरीके से सेंटेंसेस हो गए। समझ रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस अभी सिर्फ सीखना है, बाकी आगे इस पर विधिवत चर्चा हम करेंगे, बता रहे हैं पूरा पूरा लेक्चर ही आएगा। आगे आगे आते हैं इस पर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें गुड विशेष मतलब होता है प्रार्थना या अभिवादन किया जाए, किसी से आप अभिवादन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है, उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, अब क्या कर रहे हैं, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं कि जाइए आप गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करें। लॉन्ग लिव द क्वीन, आप लंबे समय से अच्छे जिए, तो आपकी क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं, अभिवादन करना, इच्छा व्यक्त करना ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। ये तो बहुत सरल होता है। एक्सक्लेमेटरी, इसमें तो एक साइन ही होता है जो आप लोग पहचान। ऐसे वाक्य जो अफसोस, जिनमें क्या होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए, हेट होना चाहिए, कोई अब दुखी है और कोई आश्चर्यचकित की बात है, प्रसन्नता की बात हो और शाबाशी की बात हो, ठीक है, वेल्डन हो, हैप्पी हो और एस्टोनिश्ड हो और आपका हेट हो या दुख हो, अफसोस हो। अफसोस हो गया है और घृणा हो गया है, दुख हो गया, आश्चर्य हो गए है और प्रसन्नता है और शाबाशी है। देने का भाव व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंसों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे शाबाश बेटा, जिसे इसमें सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी का साइन इस तरीके से लगा होगा, पहचानना इनका बहुत आसान है। इस तरीके का साइन लगा होगा, इन्हें पहचान लेना। जिसे हरे वी हैव वन द मैच, उसने मैच को क्या कर लिया, जीत लिया। ओहो, सी डाइड सो यंग, जो मर गया वो बहुत यंग था। ओह, उसे क्या हुआ, ओह अरे ऐसा कैसे हो गया, उसे दुख हुआ या सुन के आश्चर्य हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ है, प्रसन्न नहीं हुआ है, यहाँ पर है आश्चर्य हो सकता है, वो दुखी हो सकता है, उसको घृणा यहाँ पर नहीं होगी और अफसोस हो सकता है। अब मैच जीतने पर क्या होगा, अफसोस होगा नहीं, घृणा होगी आपको नहीं, दुख होगा नहीं, आश्चर्य होगा नहीं, मैच जीत, अरे मैच जीत के आश्चर्य कैसी बात है। अगर आप लास्ट गेंद पर आश्चर्य नहीं, तो आप जैसे मैच देखेंगे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए और खिलाड़ी को क्या देंगे, शाबाशी देंगे। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे में बताते हैं क्या वहां पहुंचे हैं हम लोग, पहुंच गए हैं अब वहीं पर जहां आप जाना चाहते हैं। एक होता है कोलिकल, ये क्या वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपने पहली बार शायद सुना होगा। इसका अर्थ होता है कन्वर्सेशन, मतलब जो आप बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशनल या इनफॉर्मल, ठीक है, जो बातचीत में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कोलिकल कहते हैं। कोल क्यूल वर्ड कहा जाता है। इनका प्रयोग बहुत कम जनरली बातचीत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस पर इसीलिए ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो जितना इंपॉर्टेंट कहें उतना कम है। इस पर जितने चाहे उतने स्टार बना लें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस पर लाखों करोड़ों बार एग्जाम्पल आए हैं, इस पर करोड़ों सवाल आए हैं हमारे एग्जाम में। ये समझ लिए कॉम्प्लीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इज, तुम्हारे किसका है, ग्रामर का, ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपका पूरक, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वह भाग है जो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्या करता है, स्पष्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट का सिर्फ ये काम है, या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट, दोनों को स्पष्ट करेगा, क्लियरफाई करेगा। अगर सब्जेक्ट की पूर्ति करता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आपका वही ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है तो ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ध्यान रखना, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे हम एक एग्जांपल यहां पर लिखना चाहें, जैसे लिख दें राम वेंट टू मार्केट, ठीक है, लिखा है हमने राम, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब यहां पर कौन है डायरेक्ट, यहां पर ये बन गया है ऑब्जेक्ट। कैसा कॉम्प्लीमेंट बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब राम मार्केट जा रहा है, इसका मतलब राम क्या हो गया है, सब्जेक्ट राम है, अब जाने वाला मार्केट भी राम है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया है। यहां पर मार्केट क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल भी लिखे हैं, एग्जाम्पल भी समझा रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा है कि गोपेश, कोई भी आप वर्ड लिख दें, हमने एग्जाम्पल लिया है, हमने लिखा है गोपेश बीकम अ टीचर। यहां पर टीचर कौन बना है, टीचर कौन बना है, उत्तर आएगा
गोपेश बना है। ठीक है, निशा इज अ गर्ल, बताइए यहाँ पर लड़की कौन है? निशा, निशा इज अ गर्ल, लड़की कौन है? निशा, निशा इज अ गर्ल, गर्ल कौन है? निशा है, निशा कौन है? गर्ल है, गर्ल कौन है? निशा है, निशा कौन है? गर्ल है, टीचर कौन है? गोपेश है, गोपेश कौन है? टीचर है। ध्यान रखना, टीचर एवं यहाँ पर टीचर एवं गर्ल किसको कर रहे हैं? सब्जेक्ट को स्पष्ट कर रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये क्या है आपके? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। गोपेश को टीचर है। यहाँ पर हम थर्ड एग्जाम्पल लिख ले हैं कि बी इलेक्टेड राम अवर मॉनिटर, हर फादर नेम्ड हर शीला। यहां पर बताइए इलेक्टेड मतलब क्या होता है? चुना गया। बताइए मॉनिटर किसको चुना गया है? बी को चुना गया है, राम को चुना गया है? खुद बता दीजिए। यहां पर मॉनिटर बी को चुना गया है, राम को चुना गया है। आप बोलेंगे बी इलेक्टेड राम अवर मॉनिटर, मतलब राम को हमारा मॉनिटर चुना गया है, इसका मतलब राम सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर राम ऑब्जेक्ट है इसका मतलब मॉनिटर कैसा हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब हर फादर नेम्ड हर शीला, अगर उसके पिता ने, बताइए शीला नाम उसने खुद रखा है या उसके पिता ने रखा है? उसके पिता ने रखा है, इसका मतलब एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो शीला तो क्या बन जाएगा? शीला कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी। शीला क्या बन जाएगी? आपके कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी। किसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना है। आशा करते हैं ये बात बहुत समझ में आएगी। इस पर हम स्टार बना लें, इसलिए है कि बेहद इंपॉर्टेंट ये वाली बात है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसे आप लोगों को भूलना नहीं है। 14 आते हैं, 14 पॉइंट पर आते हैं। इसको पॉइंट को आपको बेहद आसानी से सीखना है। इस पर आप लोगों ने शायद पहले कभी ना सुना हो या ना पढ़ा हो। चलिए देखते हैं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आते हैं, हम पढ़ते हैं कोजनेट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ये तो पहली बार पढ़ा होगा शायद, कोजनेट ऑब्जेक्ट है। चलिए कोई नहीं। जब वाक्य में लिखा है, जब वाक्य में वर्ब के मीनिंग की सिमिलरिटी को ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, जब मीनिंग की सिमिलरिटी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कोजनेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ध्यान रखना, कोजनेट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो वर्ब आपकी होगी उस वर्ब की मीनिंग में सिमिलरिटी, मतलब जो मीनिंग की सिमिलरिटी होगा, मतलब सिमिलर होगा, उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कोजनेट है। पहली बार सुना है? अगर पहली बार सुना हो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना कि पहली बार सुना है। जिसने भी इतने ये वर्ड पहली बार सुना है वो जरूर बताएगा कि नहीं हम इससे पहले सुन चुके हैं। नहीं, बताना है, ईमानदारी के साथ बताना है। अगर आप ईमानदारी बरतेंगे तो आपके साथ भी कोई ना कोई ईमानदारी बरतेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ही फॉट अ फायर फाट, यहाँ पर लिखा है रहीम सिंग अ सैड सॉन्ग। उपरोक्त में देखिए संग को फाइट कर रहा है, क्या है? वर्ब। सिंग को क्या है? फॉट कर रहा है। ये कैसी ऑब्जेक्ट होगी आपके? कोजनेट ऑब्जेक्ट। इसको दोबारा देखें, 3 बार देखें, लिख के देखें, समझ के देखें। एक नहीं 50 इस पर अगर सवाल आ गया है तो कर नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। इस पर अगर सवाल आ गया है एग्जाम में नहीं कर पाओगे, हम आपको 100% करें अगर आप लोगों ने इसे अवॉइड किया। सीखना है तो अवॉइड नहीं करना है, ध्यान रखना। सीखना है तो अवॉइड नहीं करना है, सीखना है तो अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए ये भी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ये तो सुना ही होगा, सिलेबल। ये सुना होगा आपने, सिलेबस सुना है? वैसे सुना होगा सिलेबल। वर्ड का मतलब होता है शब्द का वह भाग जो एक बार में बोला जाता है, जो एक बार में बोला जाता है उसे सिलेबल कहा जाता है। ऐसे या एक से अधिक में बोलने वाले एक वर्ड मतलब एक या अधिक सिलेबल भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट है और आसानी से समझ लीजिए। ये वर्ड तुम्हारे किस में काम आते हैं? ये तुम्हारे कॉम्परेटिव डिग्री जब पढ़ेंगे आप, एडजेक्टिव में डिग्री जब पढ़ते हो तो वहां पर सिलेबल का मतलब होता है कि एक बार में जो वर्ड एक बार में आप बोल दें उसे आप एक बार में अगर कोई वर्ड बोल, जैसे ईट, अब ईट को आप तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे हो गया रन, जैसे हो गया है वॉक, इन्हें अगर एक बार में बोलेंगे इसका मतलब सिलेबल है। अगर उस वर्ड को 2 बार में अगर तोड़ दिया है तो डाई सिलेबल हो जाएगा। इसका मतलब 2 सिलेबल बोलो या डाई सिलेबल बोलो। अगर आपको 2 से ज्यादा तोड़ते हैं तो उसे डाई सिलेबल नहीं, उसे मोनो सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, उसे 2 से ज्यादा बोलो को हम मोनो सिलेबल बोलते हैं या मोर देन 2 सिलेबल बोलते हैं। जैसे यहां पर लिखा है, समझिए, a syllable is a part of a word that contains a single vowel sound and it is a pronounced as a यूनिट। इसका मतलब है कि सिलेबल शब्द का वह भाग होता है जिसमें एक बार में बोला जाए शब्द, अगर सिर्फ एक बार में बोला गया शब्द कंप्लीट हो जाता है, उसकी साउंड कंप्लीट हो जाती है, उसे हम सिलेबल कहते हैं, उसे हम वन सिलेबल कहते हैं। अगर एक बार में कंप्लीट नहीं हो रहा है, 2 बार में कंप्लीट हो रहा है तो उसे हम डाई सिलेबल या 2 सिलेबल कहते हैं। अगर वो 2 से 3 बार में हो रहा है तो उसे मोर देन 2 सिलेबल या
मोर देन 2 सिलेबल कहते हैं। जैसे सो यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल, जैसे हो गया बुक। अब देखिए बुक को आप तोड़ सकते हैं। बुक में अगर आप ऐसे करते हैं बू और ओके, तो ओके बू ये क्या हो जाएगा, बो के, मतलब कोई वर्ड्स इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग नहीं निकलना, हैज 1 सिलेबल है। इन देखिए रीडिंग, अब रीडिंग इसमें दो आप तोड़ सकते हो। देखिए लिखिए रीड और प्लस संधि विच्छेद है आईएनजी, रीडिंग, रीड प्लस इंग, दोनों वर्ड आ रहे, प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है उनका सही है। बुक में एक का तो निकल रहा है, दूसरे का नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 1 सिलेबल है। ये क्या है आपका 1 सिलेबल है। रीडिंग क्या है 2 सिलेबल है, इसे डाई बोलते हैं। डाई का मतलब भी 2 होता है, डाई का मतलब भी क्या होता है, डाई का मतलब क्या होता है 2 होता है। अब मोर देन यहाँ पर लिखा है जी आपका, मोर देन सिलेबल का, मोर देन 2 सिलेबल को हम मोनो भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोनो का मतलब होता है 2 से ज्यादा, मोनो का मतलब सॉरी मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोटोनस, नीरस होना। मोनो का मतलब होता है 1, मोनो बोल सकते हैं, इसे 1 को बोल सकते हैं। अब बात आते हैं हमारे यहाँ पर कि 1 सिलेबल वर्ड, जैसे हो गया 1 सिलेबल कौन सा हो गया, जैसे रन, जैसे हो गया सिट, जैसे हो गया होम, बहुत एग्जाम्पल है जो भी आप लिखना चाहिए, गो, माई, ही, सी, इट, दे, बी, जो भी वर्ड्स हो, जैसे आपने बोल दिया है कम, गो, इस तरीके जो भी वर्ड्स होंगे 2 सिलेबल में क्या हो जाएंगे। जैसे आप मंडे में देखिए, मंडे हमने तोड़ के इसीलिए लिखा है कि दिक्कत ना हो, मन डे, 14 फादर सन डे, ट्यूजडे, मंडे, फिर अरी, ठीक है। मार्च में देखें, मार्च नहीं आ रहा है तुम्हारा, जून जुलाई नहीं आ रहा, अगस्त सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से देखिए। बट मोर देन वाले के देखिए, इसमें देखो वंडरफुल, वन अलग हो गया, डर अलग हो गया, फुल अलग हो गया, मतलब 3 बार में से बोल सकते हो वंडरफुल। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब जैसे हो गया है, जैसे हो मैं डेमोक्रेसी, 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 4 बार में टूटा गया। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देखो किस तरीके से तोड़ रहे हैं, समझने की कोशिश करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। आशा करते हो सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। अब आते हैं हम एक बार फास्टली आप लोगों को रिवाइज करा देंगे। फर्स्ट पेयर पर पहुंचते हैं कि एसिक फाउंडेशन बैच का सेकेंड लेक्चर है जो रात को डेली 8 बजे आप लोगों को मिलेगा, जिसके किसके गाइडेंस में आप पढ़ रहे हैं, भाई अभय सोमन सिंह गाइडेंस में आप पढ़ रहे हैं। कोई भी अगर समस्या हो तो आपको हमने बताया है 9415700860 पर व्हाट्सअप करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें भेज सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। डरना नहीं किसी चीज से, करना है। अब हमने देख लिया, हम बता रहे हैं कि सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की हम बेसिक टर्म्स की बात कर रहे हैं। इस क्लास में प्रयुक्त विभिन्न टर्म्स की जानकारी संक्षिप्त रूप में दी जा रही है, ठीक है। अल्फाबेट के बारे में बताया, अल्फाबेट हमारे 1 होता है, अल्फाबेट मतलब लैंग्वेजेज होता है, 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। लेटर से हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से हम पैराग्राफ बनाते हैं। ध्यान रखना, सेंटेंस बनाने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी, ग्रामर में हमें टेंस की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होने। पैराग्राफ बनाने के लिए हमको सेंटेंस प्लस ग्रामर प्लस और किसकी आवश्यकता नहीं, वोकेब की आवश्यकता। अगर हमारे पास वोकेब और ग्रामर दोनों की जानकारी है तो हम अच्छे से एक पैराग्राफ का निर्माण कर लेंगे। अल्फाबेट में 2 प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल होते हैं और स्मॉल होते हैं, ठीक है। जो भी लेटर्स होते हैं अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, एक स्मॉल होते हैं और आपके कैपिटल होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं या स्मॉल लेटर्स होते हैं, इनके बोलने में प्रोनाउंसिएशन करने में कोई भी समस्या नहीं होती, पर लिखने में इनका अंतर अलग हो जाता है। आगे आते हैं, देखिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आपके सामने लिखे हुए हैं। वर्ड क्या होता है, लेटर को आपस में मिलाकर हम उसका कोई अर्थ अगर निकले, पूर्ण अर्थ निकलेगा तो उसे हम वर्ड कहते हैं। एक स्वर और एक व्यंजन का होना उसमें आवश्यक क्या है। इसमें क्या अपवाद है, ए आई ओ आपके अपवाद है। सेंटेंस 2 या 2 से अधिक वर्ड को पास पास लिखने से बनने वाले शब्द का कोई अर्थ निकलता है तो इस शब्द समूह के वाक्य को हम सेंटेंस कहा जाता है। ध्यान रखना, तो उसे हम क्या कहा जाता है, सेंटेंस का। सेंटेंस से एक सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। कार्य करने वाले सब्जेक्ट को डूअर या कर्ता कहते हैं। प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट का जो कार्य करता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। आगे आते हैं, सेंटेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, एक कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है और मिक्स्ड होता है। इसके बारे में सारा सब कुछ हिंदी में बाकायदा डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आप इसमें भी नहीं सीख पा रहे हैं तो आपके अंदर कमजोरी है, उस आप कमजोरी को महसूस करें कि आपके अंदर कौन सा नींव आपकी मजबूत नहीं है। इसीलिए इतनी बेहतरीन तरीके से हमने बताया है।
क्लाउज के बारे में बताया है। क्लाउज क्या होता है, फाइनाइट वर्ब से जुड़ा होगा। 3 प्रकार के क्लाउज होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। और सब ऑर्डिनेट क्लाउज 3 प्रकार के क्लाउज का निर्माण करते हैं, एक नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज का निर्माण करते हैं। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह जिनका कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, फ्रेज कहलाते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस व्हाट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। जैसे रेड टेपिज्म, इंसेंट, आउट्स, हैंड एंड ग्लोब्स, इस तरीके से होते हैं। पास होने के लिए हमने बताया इसमें पास नहीं होना है, आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना नहीं है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बचपन से महारत हासिल है। 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है। आगे आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव वाक्य नहीं आएगा। असर्टिव में निगेटिव कथन आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना उसमें अगर कुछ कथन की बात है तो वो असर्टिव है, अगर निगेटिव नहीं भी है फिर भी। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर, डायरेक्शन, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस का भाव आता है। ऑप्टेटिव में गुड, विशेष, इनकी आपको लगेगा कि प्रार्थना करना, अभिवादन करना, इच्छा व्यक्त करना ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। एक्सक्लेमेटरी में दुख करना, किसी को अफसोस करना, दुख, अफसोस, घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी जैसे वर्ड्स आते हैं। आगे आते हैं, कोलकिल, इसका अर्थ होता है मान लीजिए जो कन्वर्सेशन होती है, ऐसे समझ लीजिए जो बातचीत में प्रयोग किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ। कॉम्प्लीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वह भाग है जो वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। सब्जेक्ट के स्थान को सब्जेक्ट को अगर स्पष्ट कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। इसके हमने एग्जाम्पल देखे थे, गोपेश बिकम अ टीचर, तो यहाँ पर टीचर कौन बन रहा है, गोपेश बन रहा है। यहाँ पर निशा इज अ गर्ल, गर्ल कौन है, निशा है। निशा अगर गर्ल है तो निशा अगर गर्ल है तो गर्ल ही निशा है, निशा ही गर्ल है। तो यहाँ पर इसका मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर बी इलेक्टेड राम आवर मॉनिटर, इसका मतलब मॉनिटर कौन चुना गया, बी नहीं राम चुना गया। राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब मॉनिटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हर फादर नेम्ड हर शीला, हर के उसके पिता ने अपना नाम शीला नहीं रखा है, इसका मतलब हर अपनी बेटी का नाम शीला रखा है, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे आते हैं, कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जब वाक्य में वर्ग के मीनिंग को हम सिमिलरिटी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ही फॉटा, फारस्वाइट, रहीम सेंगा, सौंड, बाकायदा ऊपर नीचे सारी चीजें लिखी हुई हैं। सिलेबल का मतलब होता है वाक्य का वह भाग जो एक बार में बोला जाता है, सिलेबल कहलाता है। एक वर्ड शब्द का एक से अधिक बार बोला जाता है उसे हम सिलेबल कहते हैं, मोनोसिलेबल या वन सिलेबल। डाई या 2 होते हैं, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा होते हैं, मोर देन 2 सिलेबल होते हैं। इसकी सारी बातें हमने चर्चा की हैं। बात करते हैं आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। सेकंड लेक्चर है एसेक फाउंडेशन बैच का, सेकंड लेक्चर आपके सामने आज उपलब्ध है। बाकी आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ये लेक्चर आज का यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।